Good morning students, this is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर एक लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC की स्थापना 13 जून 2005 को जारी किया गया। सरकारी घोषणा के माध्यम से प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में दी गई थी। इस आयोग की कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अब समय आ गया है कि संस्थान का निर्माण का दूसरा दौर प्रारंभ किया जाए एवं शिक्षा, अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता अर्जित की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन यानी कि NKC को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक की 3 वर्ष की निर्धारित समय अवधि प्रदान की गई थी। यानी कि 3 साल का इसको समय दिया गया था। इस आयोग को इसका गठन करने के लिए 3 साल का समय दिया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री सैम पित्रोदा, प्रख्यात विशेषज्ञ दूरसंचार यानी कि दूरसंचार के ये विशेषज्ञ थे। कौन थे? सैम पित्रोदा, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो देखिए यहाँ पे अब हम सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो सदस्यों के बारे में देखिए, सबसे पहला है डॉक्टर अशोक गांगुली, अध्यक्ष, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड वे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरा देखिए प्रोफेसर P बलराम, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। नंबर 3 है डॉक्टर जयंती घोष, अध्यक्ष, JNU के सेंटर फॉर इकोनॉमी स्टडीज एंड प्लानिंग। ठीक है, नंबर 4 है डॉक्टर दीपक नैयर, अर्थशास्त्र, प्रोफेसर, JNU यानी कि JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे डॉक्टर दीपक नैयर। ठीक है, नंबर 5 है डॉक्टर नंदन नीलकड़ी, संस्थापक सदस्य इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य करते थे और इसके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य के रूप में भी इनका नियुक्ति हुई थी। अब अगला है लास्ट यहाँ पे डॉक्टर सुजाता राम गोड़ाई, गजिट, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फीटर। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट में फंडामेंटल रिसर्च थे, ट्रेड इनका फीटर था। ये इस प्रकार से यहाँ पे कार्यरत थे। अब आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। ये सभी अंशकालीन रूप में अपने कार्य को निष्पादित करते हैं। वे इसके लिए किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते हैं। यानी कि ये जितने भी सदस्य और अध्यक्ष थे ये किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते थे। अपना समय निकाल करके यानी कि अंशकालीन यानी कि जो समय उनके पास बचता था वो समय इसमें ये देते थे। इसके लिए किसी भी प्रकार का वेतन भत्ता नहीं लेते थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्यों के सहायता के लिए अधिशासी सदस्य के अध्यक्षता में तकनीकी सहायता कर्मीगण कार्य करते थे। वर्तमान में डॉक्टर अशोक कोलेस्टर श्री एन मतलब इस टाइम कोई और होगा। अभी देखिए ये पुराना है नोट्स मेरा, तो अभी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। श्री S रेगुनालन, सुश्री कल्पना दास गुप्ता तथा सुश्री रजिया सुल्तान इस्लामिल इस आयोग के परामर्श के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है,
तो अभी कौन कौन कार्यरत है ये मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें यानी कि उसकी संस्तुतियाँ। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्रों तथा राष्ट्र के नाम प्रतिवेदनों के किए गए विश्लेषणों तथा प्रस्तुत की गई संस्तुतियों में विहंगवालोकन से स्पष्ट होता है कि इस आयोग की संस्तुतियों का केंद्र बिंदु मुख्यतः उच्च शिक्षा के संस्थानों से संबंधित है। तो अगला है देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे सबसे पहला सिफारिश है शिक्षा का अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन का अनुकरण करते हुए केंद्रीय सरकार शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून को लागू करना चाहिए। नंबर सेकंड है शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का अधिकांश हिस्सा केंद्रीय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 3 है शिक्षा अधिकार संबंधी केंद्रीय कानून में इस कार्य के लिए आवश्यक वृत्ति प्रावधान किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, ठीक है, स्कूल शिक्षा। तो स्कूल शिक्षा में देखिए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान अन्य केंद्रीय स्कीमों के भीतर संस्थागत सुधार जिसमें राज्यों के लिए और अधिक लचीलापन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और अधिगम परिणाम इष्टतम बनाए जाने चाहिए। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को केंद्रीय स्कीमों के भीतर संस्थागत सुधार यानी कि केंद्र सरकार के अंदर रख करके उसके संस्थागत यानी कि उस संस्था में सुधार करना चाहिए और अधिक लचीलापन बनाना चाहिए और अधिगम परिणाम यानी कि बच्चे जो सीख रहे हैं, जो बच्चों से परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या हो, वो अच्छा हो, ठीक है। सेकंड देखिए डाटा संग्रह की प्रविधि को सुचारू बनाना चाहिए जिससे स्कूल में वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए डाटा सहित विश्वसनीय डाटा सिंपली सुगमता सुनिश्चित की जा सके। यानी कि स्कूल में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उसका एक तरह से जो भी कार्य हो रहा है उसका एक तरफ से डाटा होना चाहिए और जो डाटा होना चाहिए वो सही होना चाहिए ताकि बाद में हमें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो वो हमें आसानी से सुगमता से मिल सके। नंबर 3 है सभी कॉलेजों के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं, मानदंडों और मानकों का एक समुच्चय से संबंधित निर्धारित किया जाना चाहिए। सभी कॉलेजों का एक मानदंड होना चाहिए, एक मानदंड का समुच्चय होना चाहिए जिससे संबंधित उसमें निर्धारित कार्य को निर्धारित किया जाए। नंबर 4 है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार और विनिमय, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण का विस्तार, प्रणाली के साथ तालमेल स्थापित करना। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए में सुधार करना चाहिए और सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण का विस्तार करना चाहिए। यानी कि सेवाकालीन यानी कि जो कार्यरत है, सेवारत हैं, मतलब टीचर रहते हुए उनको समय समय पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो होता है सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। तो उसका क्या करना चाहिए, उसका हमें विस्तार करने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 5 है व्यवसाय के रूप में स्कूल शिक्षक की प्रतिष्ठा बहाल करना और इसके साथ साथ स्कूल अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के पारदर्शी प्रणालियाँ तैयार करना चाहिए। अब अगला है हमारा नंबर 6 विचारों और सूचना अनुभव का विचार का आदान प्रदान करने राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित करना चाहिए। और नंबर 7 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के प्रकाशन में पाठ्यचर्यात्मक सुधार शुरू करना चाहिए ताकि उसे और अधिक नमनशील और प्रासंगिक बनाया जा सके। नंबर 8 है परीक्षा प्रणाली में विशेष रूप से बोर्ड स्तर पर बदलाव लाना चाहिए जिससे कि रट्टा लगाकर सीखने के दबाव को कम किया जा सके। नंबर 9 है सकारात्मक योगदान के लिए निजी क्षेत्रों की क्षमता का संवर्धन करना चाहिए। अब अगला है हमारा उच्च शिक्षा। तो देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियां प्रदान करने वाले एक स्वतंत्र
विनिमय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अब अगला है दूसरा पॉइंट, इसमें देखिए, यह स्वतंत्र विनियामक निकाय मानकों का मॉनिटर करने और विवादों को हल करने के लिए जिम्मेदार लेगा। नंबर 3 है विस्तार और गुणवत्ता दोनों की जरूरत की ओर ध्यान देने के लिए 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 4 है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए, पहला, दूरसंचार, रेडियो और इंटरनेट की जैसी मीडिया के संवर्धन के कारण दूरस्थ शिक्षा के पहुँचने भारी वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2 है ICT आधारित एक राष्ट्रीय तंत्र के सृजन, वेब आधारित सामान्य मुख्य संसाधन करने तथा एक राष्ट्रीय सेवा परीक्षण सेवा उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए। नंबर 3 है दूरस्थ शिक्षा का विनिमय प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के अधीन एक उप समिति द्वारा किया जाना चाहिए। अब अगला है हमारा पेशेवर शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेशेवर शिक्षा। तो पेशेवर शिक्षा देखिए, यहाँ पे पहला है सभी पेशेवर शिक्षा धाराओं में विनिमय की मौजूदा के व्यवस्था के स्थान पर प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक के तहत विभिन्न धाराओं के लिए अलग अलग उप समूह रखे जाने चाहिए। नंबर 2 है स्थानों को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना चाहिए तथा नियमित रूप से अध्ययन समसामयिक पाठ्यचर्या विकसित करनी चाहिए। यानी कि जैसे मौजूदा यानी कि उस समय जो परीक्षा प्रणाली चल रही थी उसमें सुधार किया जाए और व्यवसाय से संबंधित उसमें पाठ्यचर्या विकसित किया जाए या सम्मिलित किया जाए। नंबर 3 है आम आदमी से संबंधित विधि के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत विविध अध्ययन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। नंबर 4 है सभी वर्गों को वाहिनी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिक्षा को अपना ध्यान जन स्वास्थ्य की ओर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगला है हमारा 7 मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लचीलेपन में वृद्धि करने चाहिए। नंबर 2 है व्यावसायिक शिक्षा के प्रभाव से प्रशिक्षण और मॉनिटर की ज़रूरत की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। नंबर 3 है एक मजबूत PPT मजबूत सरकारी निजी अधिकारियों सहित नवाचारी आपूर्ति मॉडलों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 4 है महत्व और उत्तर आप अर्जित करने की योग्यता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और पुनः ब्रांड करने की एकजुट प्रयास करने चाहिए। नंबर 7 है पुस्तकालय। तो देश के समूचे पुस्तकालय और सूचना सेवा के क्षेत्र में प्राण फूंकने के लिए सुधारों की पेशकश की जानी चाहिए। भारत को सरकारी और निजी क्षेत्रों में उपलब्ध पुस्तकालयों का एक विशाल नेटवर्क ज्ञान के आदान प्रदान और प्रसार के गतिशील केंद्रों के रूप में प्राण फूंक सकता है। सूची यानी कि प्राण फूंकना मतलब जान डालना। सूची बनाने, सामग्री का डिजिटलीकरण करने, पत्रिकाओं को सृजन आदि जैसे प्रेरकों के लिए कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ उठाया जाना चाहिए। यानी कंप्यूटर के द्वारा ये सब किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम इसका सेकंड पार्ट कल देखेंगे।